पहला सवाल लर्नर्स का कि क्या हम अभी इन 40 दिनों में नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी कर सकते हैं और अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। एक राइट स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप पढ़ोगे तो आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। देखिए अगर आप दिन के 8 घंटे भी देते हो तो 40 मल्टीप्लाई बाई 8 आपके 320 आवर्स होते हैं। तो येस आप कर सकते हो, बस आपका डेडिकेशन है, कंसिस्टेंसी और नंबर ऑफ आवर्स आपको ज़्यादा देने हैं। दूसरा सवाल यहाँ पे लर्नर्स का कि अगर हम इन 40 दिनों में कर सकते हैं तो इन 40 डेज़ का कोई राइट स्ट्रैटेजी, कोई प्लानिंग बता दीजिए। देखिए पहले तो 25 डेज़ इसमें से निकाल लीजिए। इन 25 डेज़ में आपका भी कोई सिलेबस पेंडिंग है ना? या मेरे कोर्स में हो, आपके भी वीडियो लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं, है ना? यूनिट्स रहते हैं, पेंडिंग है ना? या जो भी है, अगर आप नए सिरे से शुरू कर रहे हो तो आपको जो लेक्चर्स वगैरह सुनने हैं, तो 25 दिन पहले निकालिए। उन 25 दिनों में अपना वो चीज़ कंप्लीट करिए, सारे लेक्चर्स वगैरह, सारे यूनिट्स वो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है? अगर आप ऑब्वियसली अभी से शुरू करते हो तो टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा निकालना ही पड़ेगा। तो वो चीज़ अगर आपने पहले कर रखा है, अभी जो भी आपका बैकलॉग रहता है ना, चीज़ें रहती हैं, कुछ यूनिट्स रहते हैं, तो 25 दिनों में आप वो अपना पूरा कर लीजिए एकदम से। उसके बाद 5 दिन आप दीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, जो मेरे वीडियो लेक्चर्स रहते हैं उनको सुनिए, या जो भी आप जहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है? फिर और उन्हीं 5 दिनों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट, ठीक है, जो मॉक टेस्ट रहते हैं वो हो गए। फिर अगले जो 10 दिन हुए वो आपके रिवीजन के दिन होंगे। उसमें एक स्पेशल रिवीजन का वीडियो आपके लिए ज़रूर जल्दी ही बनाऊंगी मैं, ठीक है? तो वो आपके रिवीजन के डेज होंगे। इस तरह से अपने दिनों को बांट लीजिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स का कि क्या हम कुछ यूनिट स्किप कर सकते हैं? कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हमको बता दो कि हम सिर्फ वो अभी इंपॉर्टेंट यूनिट्स ही कर लेते हैं। देखिए ऐसा नहीं आपको करना। आप बजाय के ऐसा करने के कि 7 यूनिट्स कर लो, 3 छोड़ दो, बजाय के ऐसा करने के आप ऐसा करिए 10 यूनिट्स करिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखिए चाहे, पर 10 यूनिट्स करिए। क्योंकि जो एग्जाम आता है उसमें हमको ये नहीं पता रहता कि किस यूनिट को वो ज़्यादा वेटेज दे देते हैं। कई बार मनी बैंकिंग को ज़्यादा वेटेज दे देते हैं, कई बार स्टैट्स को ज़्यादा वेटेज दे देते हैं, कई बार इंडियन इकोनॉमी को। तो जो यूनिट आपने छोड़ा है अगर उसको ज़्यादा वेटेज मिल गई तो, है ना? तो इससे अच्छा है कि आप 10 यूनिट्स करिए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कर लीजिए, बजाय के इससे कि आप अगर सोच रहे हैं कि हम 2-3 यूनिट स्किप कर दें, ऐसा मत करिए, ठीक है जी? अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स का कि मॉक टेस्ट करने कितने ज़रूरी हैं? देखिए मॉक टेस्ट करने ज़रूरी हैं, उनका फ़ायदा भी है, पर अगर वो सही ढंग से करे जाए। देखिए सिर्फ मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना आपको एग्जाम में रैंक नहीं दिलाएगा, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस मीन्स आपका क्वेश्चन गलत हुआ है तो क्यों गलत हुआ है, क्या आपकी समझ में कहाँ कमी रह गई थी, आपका कंसेप्ट कहाँ पर आपको गलत समझ था, है ना? करेक्ट आंसर क्या है, जो करेक्ट है वो क्यों करेक्ट है, आपका कैसे गलत हो, प्रॉपर एनालिसिस करेंगे तो उसका फ़ायदा है। सिर्फ अटेम्प्ट कर दिया, अपनी स्कोर देख ली, उससे आपको इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। उससे सिर्फ यही पता चलेगा आपको कि भाई मुझे कितना आता है, पर उसके पीछे वाली चीज़ें, है ना, कि मॉक टेस्ट लगाने का जो असली फ़ायदा है कि मेरा आंसर क्यों गलत था, मेरी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग गलत थी, या कहाँ पे चीज़ें गलत हुई हैं, मुझे समझ में थोड़ी प्रॉब्लम आई है यहाँ पर, ठीक है? वो चीज़ें तभी फ़ायदा देंगी आपको अगर आप पूरा एनालिसिस करोगे उस मॉक टेस्ट को लगाने के बाद, ठीक है जी? अगली चीज़ है यहाँ पर कि भाई हम मेमोराइज़ कैसे करें चीज़ों को, क्योंकि इकोनॉमिक्स में तो अब कुछ रट्टे वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ फार्मूले वगैरह हो गए या डाटा हो गया, फैक्ट्स हो गए, इतनी चीज़ों को हम याद कैसे रखें? तो उसके लिए जैसे भूलने वाली चीज़ें होती हैं, एक सेपरेट नोट्स बना लेने होते हैं। एक पेज पर सारे जैसे फार्मूले लिख लो, भूलने वाले फार्मूले, और एक पेज पर आप इंडियन इकोनॉमी की जो भी चीज़ें, फैक्ट्स वगैरह है, भूलने वाली चीज़ें हैं ना, जो आपको पक्के तौर पर याद रखनी है, तो उनको लिख लीजिए और उनको रेगुलर पढ़ते रहिए, रोज़ पढ़िए, अपने आप पक्की हो जाएंगी वो चीज़ें। उसके बाद अगली चीज़ यहाँ पे आती है करंट अफेयर्स की, है ना? इंडियन इकोनॉमी के करंट अफेयर्स। देखिए मैं जो आपको कोर्स में अभी क्लासेस ले रही हूँ इंडियन इकोनॉमी के करंट अफेयर्स की, उसमें 2 तरह से चीज़ें रहती हैं। एक तो ऐसा डाटा होता है जो हमको याद करना होता है, पूरी तरह से मेमोराइज़ करना होता है। एक इस तरह की चीज़ें होती हैं जो मैं अपने लेक्चर्स में दिखाती हूँ कि भई आप इसको देख लो, जस्ट एक इसका एक ट्रेंड समझ लो इस चीज़ का, है ना? मतलब एक ट्रेंड समझ लो कि पिछले सालों से लेकर अब तक ये चीज़ कैसी चल रही है। उसमें ये नहीं है कि आपको एक-एक फिगर उसका याद रखना है, जस्ट एक ट्रेंड समझना है कि एग्ज़ाम में कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आप एक बार पढ़ी है चीज़, आपने मुझसे सुनी हुई है, तो उसको अप्लाई करके उसके आंसर तक अप्रोच कर सकते हो, उसमें अपना सेंस ऐड ऑन करके, ठीक है? तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका आपको जस्ट एक बार सुनना होता है ना? आपको सुनने से वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि इसको मेमोराइज़ करना है। एक इस तरह की चीज़ें होती हैं, और एक पूरी स्ट्रिक्टली जिसको आपको मेमोराइज़ ही करना होता है, जैसे इकोनॉमिक सर्वे में ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो अगर तो आप मेरे कोर्स के स्टूडेंट हो, ये सब चीज़ें आप कर लेते हो, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी एज़ इट इज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप उसी पर रिलाई कर सकते हो, ठीक है? अदरवाइज़ अगर नहीं हो तो आपको जो रिपोर्ट्स वगैरह का मैं अक्सर ही अपनी क्लासेस में ज़िक्र करती हूँ कि ये चीज़ें करंट अफेयर्स के लिए ज़रूरी हैं, ये डाटा पढ़, यहाँ से ये चीज़ें पढ़नी है, उस पर मेरी काफ़ी वीडियोज़ हैं, वो देखिए और उन चीज़ों को सर्च करके उन चीज़ों को पढ़िए, ठीक है जी? और मेमोराइज़ करने के लिए यही है कि आप भूलने वाली चीज़ों के नोट्स बना लीजिए और उनको रेगुलर पढ़िए।
अगला सवाल ये रहता है कि इन दिनों हम थोड़े डीमोटिवेट हो चुके हैं, क्या करें, मोटिवेशन कैसे लाएं। देखिए ये आपके साथ ही नहीं है, इवन जो जेआरएफ क्लियर करेगा, जो टॉपर होगा, वो भी हो सकता है डीमोटिवेट हो इस टाइम पर, या है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा मोटिवेशन में होगा इस टाइम। तो पर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप थोड़ा डीमोटिवेट भी हैं, चाहे पूरी तरह से मोटिवेशन से नहीं भरे हुए चाहे, पर फिर भी आप अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखिए। कंसिस्टेंसी को बरकरार मीन्स रोज़ पढ़िए, ठीक है, चाहे कम एनर्जी किसी दिन है आपकी पढ़ने की, ठीक है, कम मोटिवेशन है, कम एनर्जी है, पर पढ़िए रेगुलर, छोड़िए मत उस चीज़। मतलब कि मोटिवेशन से ज़्यादा यहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी और आपकी डिटर्मिनेशन। मतलब छोड़िए मत, उस चीज़ को कंसिस्टेंटली करते जाइए। इसके अलावा फिर भी अगर मोटिवेशन चाहिए तो मेरी वीडियोस देख लीजिए, भर भर के मोटिवेशन मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का यहाँ पे रहता है, सेफ स्कोर। जेआरएफ क्लियर करना है तो उसके लिए सेफ स्कोर क्या होगा। देखिए सेफ स्कोर एक फिक्स नंबर नहीं है, वेरी करता रहता है। अबाउट 65 to 70% जेआरएफ का कट ऑफ है ना रहता है। तो पर यहाँ पर आपका टारगेट ये मत रखिए कि मुझे इतना स्कोर हासिल करना है, मुझे इतने नंबर लेके आने हैं। जस्ट अपना प्रिपरेशन अच्छा बनाइए, कंसेप्ट समझिए, जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम अच्छा प्रिपरेशन हो सकता है वो करिए, रेदर देन ये सोचने के कि नंबर का एक टारगेट रखकर चलना है, ठीक है। अगली चीज़ यहाँ पे स्टूडेंट्स का सवाल ये रहता है कि एग्ज़ाम जो है वो दिन प्रतिदिन टफ होता जा रहा है। अगर एग्ज़ाम इतना टफ आ गया है ना, एकदम अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें पूछ ली है ना, कभी पढ़ी सुनी नहीं है ऐसी चीज़ें एग्ज़ाम में आ गई, तो क्या होगा। देखिए वो जो चीज़ हो रही है वो आपके लिए ही नहीं हो रही, वो सबके लिए हो रही है। एग्ज़ाम टफ आएगा, आउट ऑफ कंटेक्स्ट आएगा, पढ़े सुने से बाहर वाली चीज़ें आएंगी, तो वो सबके लिए होगा, आपके लिए नहीं। तो जब ऐसा एग्जाम आता है तो ऑब्वियसली कट ऑफ डाउन जाता है ना, कट ऑफ डाउन जाता है। आपको 100 के 100 क्वेश्चन ठीक करके नहीं आने, आपको जस्ट दूसरों के साथ आपका कंपटीशन है, आपको दूसरों से बेहतर करना है, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे स्टूडेंट्स का रहता है कि क्या दोनों पेपर को हमको वेटेज देनी है, कि दोनों पेपर की अच्छी तैयारी करनी है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ज़रूरी हैं, दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन सा है। देखिए दोनों पेपर 1 और पेपर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी रैंकिंग बनाने के लिए, आपका जो है जेआरएफ नेट क्लियर करने में। दोनों पेपर का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, दोनों को इक्वल टाइम दीजिए, या आप अपने उसके अकॉर्डिंगली कि आप किस में ज़्यादा वीक है। क्या आपको पेपर 1 में लगता है कि मैं ज़्यादा वीक हूँ, कि आपको लगता है पेपर 2 में मैं ज़्यादा वीक हूँ, उसके अकॉर्डिंग भी आप दे सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि पेपर 1 स्किप कर दे, पेपर 2 को ज़्यादा मजबूत बना दे, मतलब पेपर 1 भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगली चीज़ यहाँ पे जो स्टूडेंट्स को रहती है कि डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम है। अभी क्या करें, देखिए इन 40 दिनों में भूल जाइए, दूसरी चीज़ों को पॉज लगा दीजिए, ठीक है। एक 40 डेज आप अपने सोशल मीडिया को थोड़ा ब्रेक लगा दीजिए, ठीक है। और जो भी आपके दूसरे गोल्स हैं, प्लान बीज हैं, थोड़ी देर के लिए उनको भूल जाइए, और अपनी मसल्स, अपनी नर्व्स, अपना ब्रेन, अपना दिल, अपना दिमाग, हर एक चीज़ आपकी सिर्फ आपके एग्ज़ाम की तैयारी में इस टाइम लगी होनी चाहिए। बाकी सब चीज़ें साइड पर। आप हो, आपका एग्ज़ाम है, आपको उसकी तैयारी करनी है, एंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी इवन आपकी तैयारी में लगा होना चाहिए, कहीं और किसी और डिस्ट्रैक्शंस की तरफ तो मजाल ही नहीं है कि इस टाइम पर आपका ध्यान चला जाए, ठीक है जी। बेस्ट ऑफ लक। ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे डिटेल्ड कोर्सेज के लिए फटाफट से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।